नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बताया था जो कि ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जहां पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक इंसुलेटेड वायर पर टेस्ट लैंप की हल्की रोशनी किसका संकेत देती है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है फुल वोल्टेज, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत यहाँ पर हम इसलिए कहेंगे कि यदि फुल वोल्टेज होता है तो लैंप पूरी रोशनी देती है, तो ये आपका पहला ही गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया फॉल्टी अर्थिंग, तो ये आपका बिल्कुल सही है। मतलब कि हल्की रोशनी यदि दे रही है तो अर्थिंग लीकेज हो सकता है। हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया ओपन सर्किट, तो आप ध्यान रखिएगा यदि ओपन सर्किट है तो लैंप बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और डी ऑप्शन दिया गया सही इंसुलेशन, तो आपको बता दें लाइट यदि नहीं जलती है तो इंसुलेशन से इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कार्बन ब्रश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन ब्रश का जो प्रयोग किया जाता है वो डीसी मोटर में भी किया जाता है और जनरेटर में भी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिए गए ट्रांसफार्मर में, तो आपको बता दें ट्रांसफार्मर में स्टैटिक डिवाइस होती है, न कि यहाँ पे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया इंडक्टर में, तो इसमें कोई भी घर्षण वाला भाग ही नहीं होता है, तो यहाँ पर तो ब्रश का बिल्कुल भी उपयोग नहीं है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे डीसी मोटर और जनरेटर में, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में कोई भी यहाँ पे घूमने वाला पार्ट ही नहीं होता है, तो इसमें यहाँ पे ब्रश की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? मोटर में और जनरेटर में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फ्यूज की यदि सिद्धांत की बात करें तो इसमें होती है रेजिस्टेंसी हीटिंग। जी हाँ, अधिक करंट से तार जो होता है गर्म होता है और गर्म होने के बाद पिघल जाता है, तो ये रेजिस्टेंस हीटिंग के कारण ही होता है। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया इंडक्शन, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडक्शन ट्रांसफार्मर और मोटर में लागू होता है, ध्यान रखिएगा, फ्यूज में लागू नहीं होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे मैग्नेटिज्म, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्यूज में चुंबकीय क्रिया नहीं होती है, तो मैग्नेटिज्म का इसमें कोई भी काम नहीं होगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे पोटेशियम डिफरेंस, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का सिद्धांत काम करता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फ्यूज में के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये आपका वोल्टेज का सिद्धांत पे काम करता है, और फ्यूज इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मशीन में कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो डीसी मशीन में आपका एक ही चीज होता है जिसको बोला जाता है आर्मेचर। जी हाँ साथियों, जो आर्मेचर होता है इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जब ईएमएफ उत्पन्न होता है तब चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो ये आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा चीज है, तो वो आपका आर्मेचर होता है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया स्टेटर, तो आपको बता दें साथियों ये स्टेटर जो होता है स्थिर भाग होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया रोटर, तो रोटर जो होता है ये केवल घूमता है, ये उत्पादन नहीं करता है। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन तो सही है ही। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया पोल, तो पोल आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये केवल मैग्नेटिक फील्ड ही प्रदान करता है, ये ऊर्जा को बदलने का काम नहीं करता है, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि किस उपकरण से पृथ्वी की प्रतिरोधकता मापी जाती है? जैसे कि यहाँ पे टेस्टर, वोल्ट मीटर, अर्थ टेस्टर और क्लैंप मीटर दिया गया है। तो टेस्टर का प्रयोग तो आप सभी लोगों को मालूम ही है, केवल फेज मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर देखने को मिल रहा है वोल्टेज मापने के लिए।
और सी जो यहाँ पे दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, अर्थ टेस्टर, क्योंकि पृथ्वी की जो रेजिस्टेंस है उसको मापने के लिए या मेजर करने के लिए हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, जो कि ये ओम के नियम के अनुसार कार्य करता है। तो ये इसको बोला जाता है अर्थ टेस्टर, इसको आप बोलते हैं अर्थ टेस्टर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए क्लैप मीटर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लैप मीटर जो प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउस वायरिंग में प्रयुक्त सामान्य रंग कोडिंग के अनुसार फेस वायर का रंग होता है। जो फेस वायर होता है वो किस कलर का होता है? जैसे कि यहाँ पे हरा दिया गया है, तो हरा तो आपका अर्थिंग वायर होता है, ठीक है। अर्थ के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं? हरे वायर का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका पहला ही गलत है। बी ऑप्शन दिया गया नीला, तो नीला भी गलत है, क्योंकि नीला जो वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। और यहाँ पे लाल दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फेस वायर का जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है, तो ये हमारा सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया पीला, तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी किसी भी फेस वायर के लिए आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे पीला का। लेकिन यदि सामान्य तौर पे बात किया जाए तो लाल रंग का जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज़्यादा फेस वायर का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि जो उपकरण एसी को डीसी में बदलता है उसे कहते हैं। तो एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को हम रेक्टिफायर बोलते हैं। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया इन्वर्टर, तो इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में बदलना, न कि एसी को डीसी में बदलना। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया कन्वर्टर, तो कन्वर्टर जो होता है ये आपका काम बिल्कुल भी नहीं करता है, मतलब ये आपका सामान्य यहाँ पे चीज़ होती है कन्वर्टर, कन्वर्ट करने का, लेकिन ये आपका किसी भी चीज़ को बदलने का काम नहीं करता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर सही होगा, क्योंकि ये एसी को डीसी में यही बदलता है, जिसको हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया जनरेटर, तो जनरेटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन परिवर्तन नहीं करता है, मतलब परिवर्तन करने का काम नहीं करता है, केवल ये उत्पादन करता है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है जनरेटर के द्वारा, आप सभी को मालूम है। लेकिन ये रेक्टिफायर जो होता है ये एसी को डीसी में बदलता है, इसलिए यहाँ पे हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आप सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका दो प्रकार का हो जाता है, एक आपका स्टेप डाउन होता है और एक आपका स्टेप अप होता है। तो स्टेप अप का काम अलग होता है और स्टेप डाउन का काम अलग होता है। तो जो स्टेप अप होता है ये प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ाता है, और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे बढ़ाने की बात किया गया है, तो हम स्टेप अप बिल्कुल सही मारेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी यहाँ पे स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को घटाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, तो ये जो आपका काम करता है इनपुट और आउटपुट को अलग करने का काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत है। और डी ऑप्शन देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, तो आपको बता दें ये वोल्टता बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन यहाँ पे अलग यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। सही जो ऑप्शन आपका होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि केवल क्वेश्चन में बढ़ाने की बात किया जा रहा है, घटाने की बात नहीं किया जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाता है कि घटाने और बढ़ाने का काम किसी एक यंत्र ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जा सकता है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो उस समय आप ऑटो ट्रांसफार्मर मारते हैं। लेकिन केवल बढ़ाने का बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन मारेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। साथियों यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो जब भी यहाँ पे डीसी मोटर में स्पार्किंग होती है और उस स्पार्किंग को कम करने की बात आती है तो हम इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल
जी हाँ साथियों, ये आपका कम्यूटेशन होता है और कम्यूटेशन सुधारने का काम जो करता है वो आपका स्पार्किंग को ही करता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, इंटरपोल। बाकी ए ऑप्शन दिया गया ओवरलोड रिले, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ओवरलोड जो रिले होता है ये ओवर करंट से सुरक्षा देता है, स्पार्किंग से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को ही गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया ब्रश होल्डर, तो ब्रश होल्डर साथियों ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ब्रश पकड़ने का काम जो करता है ये आपका ब्रश होल्डर करता है, लेकिन स्पार्क को कम या ज़्यादा करने में इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो हम यहाँ पे बी को भी गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया स्विच, तो स्विच के द्वारा तो केवल हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्पार्किंग से तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो स्विच के द्वारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है स्पार्किंग से संबंधित। तो हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उससे जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है, ओवरलोड से सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ओवरलोड की बात किया जाए तो ओवरलोड के लिए हम यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का उपयोग करेंगे। पर कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयोग करेंगे, तो इसमें आपका आएगा एमसीबी। एमसीबी आएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की जब भी बात आती है तो यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं इसी का, एमसीबी का, क्योंकि ये सर्किट को बंद करने का काम करता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे स्पीड कंट्रोलर, तो ये आपकी अलग चीज़ होती है। जैसे कि मोटर की गति को नियंत्रित करना हो तो उस समय हम स्पीड कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा में इसका कोई भी भूमिका नहीं होता है। और सी ऑप्शन देंगे फ्यूज वायर, तो ये आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज वायर जो होता है ये भी सुरक्षा देता है, लेकिन एमसीबी से कम ही देता है, क्योंकि एमसीबी जो है यहाँ पे इससे ज़्यादा सुरक्षा देती है। और डी ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का तो प्रयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है, तो सुरक्षा के अनुसार इसका कोई भी उपयोग नहीं है। हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसमें पूछा जा रहा है, यदि इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम हो तो क्या होगा। देखिए, जब भी 1 मेगा ओम से कम की बात करने की कहा जाए तो उस समय कम रेजिस्टेंस मतलब कि अधिक लीकेज आपको देखने को मिलेगा। तो लीकेज करंट क्या होगा, उस समय अधिक होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और ए ऑप्शन दिया गया, यह अच्छा संकेत है, मतलब कि खराब इंसुलेशन का संकेत आप कह सकते हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर का आदर्श मान क्या होता है। जो पावर फैक्टर होता है उसका आदर्श मान पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो आदर्श मान माना जाता है वो 1 माना जाता है, जो कि पावर फैक्टर का, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि आदर्श स्थिति में ये जो होता है ये पावर फैक्टर आपका एक ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे 0 और 0.5 और यहाँ पे 2 दिया गया है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल गलत हो जाते हैं। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ पृथ्वी प्रणाली अर्थात अर्थिंग सिस्टम में अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अर्थ रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो 1 ओम से आपका कम ही होना चाहिए। यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम कम, यहाँ पे 1 ओम से कम, ये आपका 5 ओम दिया गया। यहाँ पे डी ऑप्शन आपको 1 ओम देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छा अर्थिंग जो सिस्टम दर्शाता है वो 1 ओम से कम ही दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे 100 ओम दिया गया, 10 दिया गया और 5 ओम दिया गया, जो कि बहुत ही अधिक है। तो इस पे जो आपका एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ही खराब यहाँ पे क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो हम जो मारेंगे सही ऑप्शन वो डी ऑप्शन सही मारेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है एमसीबी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो एमसीबी होता है साथियों, ये आपके दो इसमें प्रकार की क्रियाएं होती है। एक आपका ओवरलोड होता है और दूसरा शॉर्ट सर्किट होता है, पर ये टिप भी करता है। तो ये आपका चुंबकीय का जो तापीय यहाँ पे सिद्धांत है उसी पे काम करता है। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है। चुंबकीय और तापीय जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ए ऑप्शन देखने को मिलता है।
ये आपका ए ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे विद्युत अपवर्तन दिया गया है, तो ये तो लाइट से संबंधित है। और प्रकाशीय प्रभाव दिया गया है, तो ये आपका फोटो सेल से संबंधित है। और यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया दिया गया है, तो ये आपका जो है बैटरी से संबंधित है। तो हमारा जो सिद्धांत है वो आज चुंबकीय और तापीय, जिस पर एमसीबी काम करता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एकल फेज मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है पर अर्थ से घुमाव पर चल रही है, कारण क्या हो सकता है। जैसे कि ए ऑप्शन ओवरलोड, स्टार्टिंग वाइंडिंग फेल, या अर्थ, या वोल्टेज अधिक। क्या कारण हो सकता है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। और यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।